हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई थिंक दैट यू ऑल आर फाइन। और मैंने लास्ट वीडियो में पीपीएम के बारे में बताया था। आज में एक अनदर टॉपिक जो है वो नॉर्मलिटी है, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। क्या है नॉर्मलिटी? नाम तो सुनने में लगता है कि नॉर्मलिटी क्या है, नॉर्मली होगा, है कि नहीं? क्या है नॉर्मलिटी? जो है नॉर्मल होगा, लेकिन ये कुछ इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नॉर्मलिटी ज्यादातर सीबीएसई में कम ही यूज होता है, और जेई या नीट आईआईटी की जो एडवांस एग्जाम है उसमें ज्यादा यूज होता है। तो इसलिए बच्चे थोड़ा इससे भागते हैं। नाम तो सुनने में आता है कि भाई नॉर्मलिटी है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं ना, इसको अब नॉर्मल करके समझ जाते हैं, अरे नॉर्मलिटी है तो रहने दो भाई, रहने दो, तो है ही नहीं सीबीएसई में, है कि नहीं? लेकिन इसका एप्लीकेशन कहीं ना कहीं हो ही जाता है। क्या होता है? एप्लीकेशन कहीं ना कहीं हो जाता है। और आइए हम टॉपिक में जाने से पहले मैं कहता हूँ कि मैं हूँ डॉक्टर प्रदीप जैना। मेरा जो यूट्यूब चैनल है केमिस्ट्री वाला डॉक्टर प्रदीप जैना, इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। आज का जो वीडियो है वो बड़ा एक नहीं मज़ेदार होने वाला है। क्या है? पढ़ाई क्या होता है कि इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, क्योंकि क्या करते ज्यादातर टीचर और जो पेरेंट्स होते हैं ना, एकदम खोप डाल देते बच्चे के ऊपर, यार पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले, है कि नहीं? और पढ़ाई करना क्या है ना, बच्चों को जो बार बार हम प्रेशर करते, भाई नॉर्मलिटी पढ़ ले, नॉर्मलिटी पढ़ ले, बच्चे के दिमाग में क्या होता है ना, एक तरह की बोझ की तरह महसूस होता है। लेकिन आज हम देखेंगे नॉर्मलिटी को कितने आसान तरीके से हम पढ़ सकते हैं। आइए, सो नॉर्मलिटी सेम है ऑलमोस्ट मोलारिटी की तरह, कि मोलारिटी की तरह है, लेकिन थोड़ा सा इसमें फर्क है। नॉर्मलिटी को सबसे पहले मैं कह दूं कि एन से रिप्रेजेंट करते, कैपिटल एन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सो मोलारिटी और नॉर्मलिटी में इतनी फर्क है कि यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट के जगह वहां सिर्फ मोल्स था। मोलारिटी में क्या था? सिर्फ मोल्स था, बट वहां पे मोल्स था, बट नॉर्मलिटी में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब आपके मन में इस सवाल आ रहा होगा कि सर ये ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? व्हाट इज दिस ग्राम इक्विवेलेंट वेट? ना बच्चे बड़ा आसान है, लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट वेट, इसको मैं पूरा लिख देता हूं, कई बार इक्वी होता है। ग्राम इक्विवेलेंट वेट कितनी होगी ना, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। व्हाट इज दिस? ना गिवन मास अपन इक्विवेलेंट मास। जैसे मोल होता है गिवन मास बाय मोलर मास, इसी तरह ग्राम इक्विवेलेंट होता है क्या है ना, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। तो कितना इजी है कि नहीं? अगर मैं इसकी फार्मूला को स्प्लिट कर देता हूं, नॉर्मलिटी की फार्मूला को ना, मैंने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट की जगह क्या लिखूंगा ना, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। क्या है? गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास इनटू 1000 अपन वॉल्यूम इन मिलीलीटर। क्या है ना, वॉल्यूम इन मिलीलीटर। क्या है? वॉल्यूम इन मिलीलीटर। तो इसका मतलब मोलारिटी में भी सेम ऐसे ही कुछ था। मोलारिटी इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास इनटू 1000 बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर। तो नॉर्मलिटी भी सेम उसी की तरह है, लेकिन थोड़ा सा जो फर्क है वो इक्विवेलेंट मास में ही फर्क है। वहां मोलर मास सब बच्चों को पता है, एक एक मॉलिक्यूल का जो मास है दैट इज मोलर मास। बट व्हाट इज इक्विवेलेंट मास, यही बच्चों को क्या करता है, टेंशन देता है। इक्विवेलेंट मास क्या है? इक्विवेलेंट मास क्या है ना, इक्विवेलेंट मास क्या है ना, आज हम यहाँ पे देखेंगे कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है। बच्चों इक्विवेलेंट मास जो है
अलग अलग कंपाउंड की टाइप के लिए अलग अलग हो जाता है। अगर हम बेसिक एक जनरल अगर मैं फॉर्मूला आपको बताऊं, ये कह सकता हूं कि एटॉमिक मास या मोलर मास अपन एन फैक्टर। व्हाट इज दिस? एन फैक्टर क्या है? एन फैक्टर इक्विवेलेंट मास इक्वल टू एटॉमिक मास या मोलर मास अपन एन फैक्टर है। आप बोलेंगे सर अब तो मिट्टी के अंदर आप जा रहे हो, खुदाई कर रहे हो, क्यों? आपने पहले यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट वेट बता दिया, फिर आ गया इक्विवेलेंट मास आ गया, फिर आप एन फैक्टर में आ गए। ये तो सब पता है भाई, एटॉमिक मास मोलर मास हम सबको पता है, लेकिन ये एन फैक्टर क्या है? कौन कह सकता है एन फैक्टर क्या है? ना एन फैक्टर जो है ना डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स के लिए अलग अलग हो जाता है ना। कैसे? अगर मैं देखता हूं कि 4 तरह की या 5 तरह की भी है, बट मैं 4 तरह के बारे में बात करूंगा। एक होता है एलिमेंट की एन फैक्टर अलग होती है, एक होता है एसिड का एन फैक्टर अलग होता है, एक होता है बेस का एन फैक्टर अलग होता है, फिर आता है सॉल्ट की भी एन फैक्टर अलग है। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा है जो कि ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्पीशीज का भी अलग हो जाता है। बट बेसिकली मैं 4 के बारे में डिस्कशन करूंगा, एक एलिमेंट, एक एसिड, एक बेस, एक सॉल्ट के बारे में। समझ पा रहे आप क्या क्या है? एक एलिमेंट है, एसिड है, बेस है और सॉल्ट है। इनके बारे में क्या करूंगा, हम डिस्कशन करेंगे एन फैक्टर कैसे निकालेंगे ना। हम देखते हैं, पहले हम देखते हैं कि एलिमेंट की एन फैक्टर व इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, एन फैक्टर कैसे निकालेंगे। अगर मैं एन फैक्टर की बात करता हूं एलिमेंट के लिए, कितनी होगी ना? वैलेंसी। अगर मैं बात करता हूं एसिड के लिए एन फैक्टर क्या होगा ना? बेसिसिटी। बेस के लिए क्या होगा ना? एसिडिटी। अगर सॉल्ट के लिए क्या होगा ना? आइदर मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। एक एक काम निकालेंगे इक्विवेलेंट मास कैसे। पहला है इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट। जब हम निकालते हैं कितनी होगी ना? एटॉमिक मास, क्योंकि एलिमेंट का तो मॉलिक्यूलर मास आएगा ही नहीं, तो क्या होगा ना? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी। बच्चे आपको पता होगी वैलेंसी क्या होती है, छोटे क्लास से 9th और 10th से या 8th से भी आजकल शुरू किया जा रहा है कि वैलेंसी क्या होती है। तो इसको इतना मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सबको पता है कि वैलेंसी क्या होती है। अगर मैं बात करता हूं कि सोडियम है, मोलर मास और इक्विवेलेंट मास में क्या डिफरेंस आप मार्क कीजिए। मोलर मास अगर सोडियम की बात, सॉरी एटॉमिक मास अगर सोडियम की मैं बात करता हूं 23 है, और इसकी इक्विवेलेंट मास सोडियम का कितनी होगी ना? एटॉमिक मास हो गया 23 अपॉन 1 आरजीटी 23। अगर मैं किसी और एलिमेंट्स को लेता हूं, सपोज मैं लेता हूं कैल्शियम है, इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम है कितनी होगी? एटॉमिक मास 40। वैलेंसी कैल्शियम का कितना है, कौन कह सकता है? इट इज 2। तो कितना हो जाएगा ना? 20 हो जाएगा। सो अगर मैं एटॉमिक मास इसकी कितना है 40 है, बट इसकी इक्विवेलेंट मास कितनी है 20। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विवेलेंट मास एंड एटॉमिक मास। क्लियर? अरे समझ आ रहे नहीं आ रहे ना? आ रहा है। आइए हम जाएंगे दूसरे कंसेप्ट जो है एसिड का बेसिसिटी क्या होती है। एक एसिड है, उस एसिड का बेसिसिटी का मतलब क्या है? कोई कौन कह सकता है?
जब एसिड तो है, इसका बेसिसिटी का मतलब होता है कि डिस्प्लेसेबल H प्लस आयन। व्हाट? डिस्प्लेसेबल H प्लस आयन कितनी है, कितने H प्लस को हम हटा सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं, चाहे आप पानी में डाल करके हो, चाहे उसको चाकू से काट करके भी हो, हैं? सो कह सकते HCl है, तो HCl से कितने H है ना, एक ही H है, और वो जा सकता है कि नहीं, ना जा सकता है भाई। इसको पानी में डालेंगे तो ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद कितनी हाइड्रोजन देगी ना, एक देगा। तो इसीलिए जितने हाइड्रोजन डिस्प्लेस होंगे दैट इज द बेसिसिटी, उसको हम क्या कह सकते हैं, बेसिसिटी। तो HCl का बेसिसिटी इज 1। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं H2SO4 का, कितना हाइड्रोजन है, सल्फ्यूरिक एसिड है। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। H2SO4 की जब हम बात करते हैं तो कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो वो दोनों जा भी सकते हैं, नहीं ना, दोनों जा सकते, अलग हो सकता है कि नहीं। तो इसका बेसिसिटी कितनी होगी, 2। एक बच्चा ने बोला सर नहीं जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, धक्का मार के निकाल दूंगा। अरे कैसे निकालोगे धक्का मार के H2SO4 से H को, नहीं निकाल सकते हो, है कि नहीं, क्योंकि जो बॉन्ड है कि नहीं, बहुत छोटा दिखता है, नहीं तो धक्का मारने तक कहां बात जाएगी। तो इसीलिए जब पानी में डालेंगे वो अपने आप को जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होता है उसी से अलग हो जाता है। तो कितना देगा, 2 देगा यहाँ पे, इसलिए बेसिसिटी कितना है, दैट इज 2। अगर मैं बात करता हूं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी अब बढ़ने जा रही है बच्चों। देखो H3PO4, अब तो मजे मजे में चल रहे थे, अब तो आएगा थोड़ा सा ट्रिकी चीज है। वो क्या है ना, H3PO4 ना दिखाई देता है 3 हाइड्रोजन है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ना दिख रहा है, 3 हाइड्रोजन है। तो 3 हाइड्रोजन है, तो बट सवाल आता है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्या ये डिस्प्लेसेबल है या ब्रेक होने के बाद इतना H प्लस रिलीज हो सकता है। 3 ना स्ट्रक्चर से पता लगेगा, कैसे, P डबल बॉन्ड O OH OH, दिस इज अनदर OH। सो ये जो OH होता है, तीनों OH ये आयनाइजेबल है, इसलिए इसके भी बेसिसिटी क्या होगा, 3। कितना होगा, 3 हो जाएगा। लेकिन सिमिलरली अगर एक का कंपोनेंट अगर मैं लेता हूं, H3PO3 कितनी होगी, देखो सेम चीज है, यहां पे H3PO4 भी है, यहाँ H3PO3 है। अब 3 हाइड्रोजन यहां पे भी है और 3 हाइड्रोजन यहां पर भी है या नहीं। लेकिन क्या होगा ना, यहां पे हम देखते हैं स्ट्रक्चर जो मैं बनाता हूं, P डबल बॉन्ड O H फिर OH, यहाँ कहानी जो है थोड़ा सा ट्विस्ट लेगा यहाँ पे, लेकिन जैसे आप जाते हो मूवी देखने के लिए, लेकिन मूवी में थोड़ा सा ट्विस्ट सीन आ रहा है कि नहीं। तो इस तरह से जब हम पढ़ाई भी करें भाई, एसिडिटी में क्या हो रहा है, यहाँ तो सीधा 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 हम जा रहे थे, अब यहाँ क्या हो गया, थोड़ा सा ट्विस्टिंग आ गया। क्या आ गया, थोड़ा सा ट्विस्टिंग चीज आ गया। क्या आ गया, देखो यहाँ पे डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन कितनी है, ये ध्यान में रखना है। क्या है ना, डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन कितनी है ना, कितना है, देखो हाइड्रोजन तो है 3 है। जैसे हाथी का जो दांत होता है वो 2 तरह का होता है कि नहीं, आपको पता होगा बच्चों को। लेकिन एक जो 2 फ्रंट की जो बड़े बड़े होते हैं वो दिखाने की होती है, और जो अंदर होता है
वो चबाने का भी होता है, खाने का होता है कि नहीं। तो इसी तरह H3PO3 में भी कुछ ऐसा ही है, 3 तो हाइड्रोजन है लेकिन कुछ दिखाने का है और कुछ खाने का भी है। ना दिखाने का कौन है, ना ये है, ये आयनाइज नहीं हो पाता है। क्या होता है, ना ये आयनाइज नहीं हो पाता है। तो होता कौन है, ये दो होते हैं। तो इसीलिए बेसिसिटी इसकी 2 है। भले 3 हाइड्रोजन है इसके पास, लेकिन बेसिसिटी कितनी होगी, ना 2 होगी। समझ आया। तो इससे याद रखना है भाई, हाथी का दांत दिखाने का भी है और खाने का भी है। ये जो पीएच बॉन्ड दिख रहा है ये पानी में ब्रेक नहीं होता, स्ट्रेंथ ज्यादा है भाई। क्या है, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। बट ये जो OH होते हैं, O के साथ कंबाइन करते, दे आर ओनली ब्रेक। वो क्या होते हैं, वो ब्रेक हो जाते हैं और H+ रिलीज करते हैं। इसलिए बेसिसिटी कितना हुआ, 2 हो गया। दिस इज द क्वेश्चन है कि नहीं, ट्रिकी क्वेश्चन। कई बार क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, एग्जाम में डालते हैं। इसलिए आपको है कि नहीं, लेकिन कान खड़े करके रहना है कि भाई यहाँ पे क्यों 2 हुआ है, उसको ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है। अरे अंदर तक जा रहे नहीं जा रहे, जा रहे। आइए हम बात करते हैं कि अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे HCl का इक्विवेलेंट मास कितनी होगी। मैं इसको इरेज कर रहा हूं अभी। HCl का इक्विवेलेंट मास कितनी है, कितना होगी, HCl है, इसकी मुझे इक्विवेलेंट मास निकालना है। ना HCl का कितना होता है, ना मोलार मास 36.5 डिवाइडेड बाय इसकी बेसिसिटी कितनी है, 1। तो सेम हो जाएगा। फॉर्मूला क्या थी, ना मॉलिक्यूलर मास अपॉन n फैक्टर। n फैक्टर यहाँ पे क्या है, ना बेसिसिटी है। बेसिसिटी कितनी है, ना 1 है, तो इसलिए आया 36.5। अगर मैं H2SO4 का लेता हूं, इक्विवेलेंट मास निकालूंगा, कितनी होगी, ना H2SO4 का 98 और यहाँ पे बेसिसिटी कितनी है, 2 डिवाइडेड बाय 2 हो गया 49। सो यहाँ पे इक्विवेलेंट मास कितनी हो गया, 49। बच्चों अब समझ आ रहा होगा आपको कि हम इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं। जब आप इक्विवेलेंट मास निकाल दिए उसके बाद हम देखते हैं क्या है ना, इसको आप फार्मूला में पुट कर देंगे तो नॉर्मलिटी का क्वेश्चन इजी हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट चीज में जाएंगे कि एसिड के बाद जो थर्ड चीज था, बेस का n फैक्टर कैसे निकालेंगे। n फैक्टर ऑफ बेस। बच्चे आपको पता होगा बेस क्या होता है, एसिड क्या होता है ना। एसिड वो होता है जो H+ देता है, बेस जो होता है जो OH- पानी में डालता है। जो पानी में आपने डाल दिए तो उसने अगर OH- दे रहा है देन इट इज बेस है। आइए हम देखते हैं कि बेस एग्जांपल हम देखते हैं, NaOH हो गया, CaOH का होल ट्वाइस हो गया, लाइक दिस। जो OH- देते हैं वो है बेस है। और बेस का जो n फैक्टर होता है वो क्या है, डिस्प्लेसेबल OH-। क्या है, डिस्प्लेसेबल OH-। तो यहां पे अगर मैं NaOH लेता हूं, बेस है, तो इसका n फैक्टर कितनी होगी बताओ, 1। अगर CaOH2 का अगर मैं देखता हूं n फैक्टर कितनी होगी, 2, क्योंकि 2 OH यहां से रिमूव हो सकता है। तो बच्चा अब समझ आ गया कि हम n फैक्टर कैसे निकालते हैं। अब बात आता है इनकी इक्विवेलेंट मास कितनी होगी। अगर मैं बात करता हूं NaOH का इक्विवेलेंट मास कितनी होगी ना, मोलार मास कितना है, 40 है, Na का 23 और 124 और 1640 और इसकी एसिडिटी, बेस का क्या होता है ना, एसिडिटी। एसिडिटी का मतलब पेट का नहीं है, एसिडिटी का मतलब जो n फैक्टर है। एक बच्चा ने बोला सर
मैं पढ़ा रहा था सर, मैं एसिडिटी का जो वर्ड सुना, बोला सर मेरे पेट में भी एसिड हो गया है। मतलब कैसे ना सर, आपने जो बोल दिया ना एसिड है, तो यही तो मेरे कान में गया, पेट तक भी पहुंच गया। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है ना, हजम नहीं हुआ, क्या हुआ, डाइजेशन नहीं हुआ। बोल रहे सर इतना ज्यादा आपने करा दिए कि डाइजेशन नहीं हुआ। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है। बच्चे तुम फोकस करो, इधर देखो, तो इसलिए 40 डिवाइडेड बाय 1 कितना हो गया। अगर मैं लेता हूं CaOH का होल ट्वाइस, इसकी इक्विवेलेंट मास कितनी होगी ना, कैल्शियम का हो गया 40 प्लस 2 ऑक्सीजन का हो गया 32 प्लस 2 डिवाइडेड बाय n फैक्टर यहाँ पे, या एसिडिटी यहाँ पे 2 है, 72 प्लस 2 74 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा 35 टू 37 है। अब समझ आया कि हमने इक्विवेलेंट मास किन किन का निकाला ना, एलिमेंट का निकाला, एसिड का निकाला और बेस का निकाल दिया। अब बच रहा है कौन है ना, एक चीज बच रहा है, वो है क्या है, साल्ट है। अब साल्ट का कैसे निकालेंगे बच्चे, साल्ट खाए हो नहीं खाए हो, नहीं साल्ट तो हम खाते, डेली खाते, टाटा साल्ट भी है कि नहीं, आपको पता होगा टाटा साल्ट भी हम खाते हैं। इसके अलावा कई सारे साल्ट है, जो लैबोरेटरी में आप जाएंगे तो वहां भी काफी सारे साल्ट होती है, लेकिन शायद भले हम ना खाए, लेकिन साल्ट तो होता ही है। क्या होता है, साल्ट होता है। साल्ट कैसे बनता है ना, एसिड प्लस बेस गिव्स राइज टू मिल्क करके साल्ट बना देते। और उस साल्ट के बारे में आज हम क्या कर रहे हैं ना, इक्विवेलेंट मास या n फैक्टर कितना है वो देखेंगे। नेक्स्ट जो कैटेगरी हम देखते हैं वो फोर्थ कैटेगरी है, क्या है, सॉल्ट। सॉल्ट जनरली ना एसिड प्लस बेस गिव्स राइज टू सॉल्ट, है कि नहीं। एग्जांपल क्या, आप NaCl ले लो, HgNO3 ले लो, इस टाइप से कई सारे सॉल्ट है। बट हमारा जो मेन चीज क्या है ना, हम इसमें n फैक्टर निकालेंगे। सॉल्ट का n फैक्टर कितनी होगी, n फैक्टर ना, जितना आइदर पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे +1 -1 तो 1 ही होगी। सिर्फ मैग्नीट्यूड को हमें देखना है 1। अगर मैं लेता हूं CaCl2 है तो यहाँ पे +2, तो इसका n फैक्टर कितनी होगी 2। समझ आया। अब साल्ट की जब हम इक्विवेलेंट मास हम निकालेंगे ना, कैसे होगा ना, मोलार मास NaCl का अगर मैं लेता हूं तो ये होता है 58.5 डिवाइडेड बाय 1। अगर मैं किसका है ना, NaCl का है। अगर मैं निकालता हूं इक्विवेलेंट मास ऑफ CaCl2 तो कैसे होगा ना, Ca का मास 40 प्लस आई थिंक 71 डिवाइडेड बाय 2, 111 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया इक्विवेलेंट मास। तो ये जितने भी आज हमने पढ़े हैं वो सारे के सारे क्या है ना, नॉर्मलिटी की थ्योरी है। समझ आया। और फॉर्मूला क्या थी ना, नॉर्मलिटी निकालने का ना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसको जब हमने स्प्लिट किया था वो फॉर्मूला क्या थी, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास इनटू 1000 डिवाइडेड V इन ml। क्या है, वॉल्यूम इन मिलीलीटर। तो वेरी इंटरेस्टिंग है या नहीं। तो जो नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी वो है पूरी की पूरी जो एक वीडियो होगी वो नॉर्मलिटी के क्वेश्चन करेंगे और नॉर्मलिटी मोलारिटी के बीच में रिलेशनशिप को भी हम देखेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। थैंक यू सो मच।